नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हम ऐसी महिलाओं से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र में या अपनी कला के क्षेत्र में, संगीत में, साहित्य में और अलग अलग गतिविधियों में बहुत अच्छा काम करके अपना नाम बनाया है। तो इस कड़ी में सबसे पहले मिलते हैं आदरणीय भारती सोनी जी से। भारती सोनी जी ने दर्शन शास्त्र और संगीत में एमए किया है। उन्हें साहित्यविद सम्मान, राष्ट्र गौरव सम्मान, साहित्य सेवा सम्मान आदि सम्मान प्राप्त हुए हैं। साथ ही साहित्य पुस्तक के मुख पृष्ठ को बनाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अपने संकल्प ग्रुप के माध्यम से वे कई सारे लोगों का जीवन संवार रही हैं और महिलाओं और बच्चों पर विशेष काम कर रही हैं। उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस में बेटियों और महिलाओं के फोटो के साथ सकारात्मक विचार लगाकर एक नई श्रृंखला शुरू की है। तो आइए मिलते हैं भारती सोनी जी से। तो दोस्तों, हमारे साथ में है भारती सोनी जी झाबुआ से और हम शुरू करते हैं कि कैसे उनका सफ़र रहा, कैसे उन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की। तो भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हमें यकीन है कि आज का ये जो इंटरव्यू है ये सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका। रूपाली, आप बहुत ही कुशल हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे इस इंटरव्यू में आमंत्रित किया है। भारती जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा। आपके बचपन से ही आप में ये इनबिल्ट, जैसे बोलते हैं ना, गॉड गिफ्टेड, वो सारा टैलेंट रहा या फिर आपने अपने प्रयासों से अपने संगीत में, अपने साहित्य में इतनी उपलब्धियां हासिल की। बचपन तो जैसे जैसे सभी बच्चों का रहता है वैसा ही था, लेकिन हाँ, कहना चाहूँगी कि मेरे घर में एक कला का जो गुण होता है वो रहा ही था, क्योंकि हम लोग सरकारी स्वर्णकार के नाम से जाने जाते थे, हमारे दादाजी परदादाजी। जी तो सरकारी स्वर्णकार मतलब एक कुशल कारीगर, जी जी जो राजघराने का काम होता था वो लोग करते थे। और ये बहुत अच्छी बात रही कि जो रियासतों से जुड़े हुए कलाकार होते थे वो हम लोगों से दादाजी से और इनसे मिलते जुलते रहते थे। और वो कला के गुण कब हम लोगों में अवतरित हो गए ये भी हमें पता नहीं चला। और जन्मजात तो रहेंगे ही, क्योंकि हमारे पूर्वज इस तरह से कलाकार थे। लेकिन हाँ, हमने भी बहुत प्रयास किया है और लगातार चलते रहे, क्योंकि हमें कला के प्रति बहुत आदर सम्मान रहा। आ, तो मैम, आपका बचपन किस तरीके से बीता और कैसे आपने साहित्य और संगीत की शिक्षा हासिल की, और शादी के बाद में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, कृपया बताएं। जी। अ, जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में हमारे घर में पूरा संगीतमय वातावरण होता था। जी हमारे दादाजी ने श्री आनंदीलाल जी सोनी, जो पूरे रतलाम में, रतलाम का मेरा जन्म है, जी और पूरे रतलाम में भैया जी के नाम से जाने जाते थे। तो उस समय जब संगीत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन जो कलाकार घर पर आते थे, जो रियासत में जब राजमहल में प्रोग्राम होते थे, वो जब घर पर आते थे तो एक माहौल घर पर बनता था। तो वहां से जो कलाकार निकले, दादाजी ने उन लोगों को लेकर रतलाम में एक महाविद्यालय की शुरुआत की, एक स्कूल की शुरुआत की, जो हमारे घर पर ही प्रारंभ हुआ था। जी तो वहां बैठकर हमारे दादाजी जब सब सीखते थे, सिखाते थे, तब पिताजी, हमारे जो उनके दोस्त लोग थे, ये सभी लोग मिलकर बैठते थे और सभाएं होती थी। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि पिताजी ही नहीं, मेरी बुआ हैं, मेरे अंकल हैं, जितने लोग भी रहे हैं, सभी संगीत में रुचि रखते थे और बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। इसी तरह से हम लोग, क्योंकि सुनार हैं, सुनार जाति है, आपने देखा होगा कि बड़ी कारीगर होती है, तो ये गुण भी हमें घर से मिला। हमारे पिताजी बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, तो ये चीज भी हमें घर से मिली। हाँ, धीरे-धीरे मैंने संगीत में अपनी रुचि बढ़ाई
और जब घर में सभी राग रागिनियाँ चलती थी, तो पिताजी बार-बार हमसे प्रश्न भी पूछते थे कि देखो ये कौन-सा राग है, ये कौन-सा सुर है, ये कैसे लगाया? फिर धीरे-धीरे हमने पहले 9th से हमने सब्जेक्ट्स लेना शुरू किया, तो जी। उसमें मैंने संगीत विषय अपना चयन किया और उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और फिर कॉलेज में भी मैंने संगीत विषय लिया और इस तरह से आगे बढ़कर उच्च शिक्षा में एमए भी मैंने संगीत में की। जी, तो जैसा आपका मायके का माहौल रहा, वैसा ही ससुराल का रहा या वहाँ कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ी? बड़ा दुविधा वाला प्रश्न है, लेकिन मैं खुशकिस्मत रही। अ, कोशिश सबने यही की कि मेरा सहयोग करें, लेकिन बहुत विपरीत परिस्थितियाँ होती है लड़की के साथ। तो काफ़ी 2-3 साल काफ़ी संघर्ष रहा। ये सब संभव नहीं हो पाया, लेकिन धीरे-धीरे शादी के पहले मुझे अपने गुरु श्रीमती पद्मजा विब्रेकर मैडम ने और अशिना रांगणेकर मैडम ने अ, रतलाम कॉलेज में ही मेरा जो पहले दैनिक वेतन पर जो सेवा देनी होती थी संगीत की, उसमें मेरा चयन किया था। तो ये क्रम चलता रहा था, लेकिन शादी के बाद संभव नहीं हुआ था। फिर भी मैंने अपनी कला की, अपनी भावनाओं को तोड़ा नहीं। मैं लगातार प्रयास में रही और कोशिश करती रही कि कहीं से कहीं, कहीं न कहीं से कोई ऐसा संबल मिल जाए या कोई ऐसा आधार मिल जाए कि मैं मजबूती से अपना काम करूँ। अपना समय मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। इसी बीच मैंने अपनी संगीत साधना के साथ-साथ अपनी साहित्य साधना को भी बनाए रखा था। जी। और एक लंबे अरसे के बाद, करीब 8 से 10 वर्ष के बाद, फिर मैंने घर पर ही बच्चों को संगीत शिक्षा देना शुरुआत किया। जी, मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि आप बच्चों को पेंटिंग सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं, तो अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ में चूँकि आपके खुद के भी बेटे हैं, तो किस तरीके से आप अपना समय का मैनेजमेंट करती हैं? जो टाइम मैनेजमेंट आज के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है कि हम घर परिवार को और अपने काम को, दोनों को एक साथ समय नहीं दे पाते हैं। आपने किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया, ये बताइएगा? हाँ, जैसे हर लोग हर बार यही बात उठती है कि इतना सब करने के लिए आपके पास समय कहाँ से आता है? ऐसा नहीं होता है, सबके पास वही 24 घंटे हैं। यदि आपकी इच्छाएँ और आपका मनोबल और संकल्प प्रबल होता है, तो इन 24 घंटों में से भी हम 42 घंटे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा प्रयास रही यही रहता है और मेरा एक शब्द मैंने पकड़ रखा है, या कहना चाहिए कि अपना एक सूत्र है कि हर पल है अनमोल। जी। हर पल को जियो, हर पल से सीखने की कोशिश करो और यदि कुछ भी नहीं होता है तो अच्छा कुछ करने की कोशिश करो उस समय में। जी। इस तरह से मैंने कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। भले कुछ भी नहीं अपने पास काम है, तो मैंने कुछ अच्छा पढ़ा, जिससे अच्छा लिखने की कोशिश की है। तो जैसे कहा जाए कि मेरी जो क्लासेस चलती थी, एक ही क्लास में गायन के बच्चे होते थे, नृत्य के बच्चे होते थे, वादन के बच्चे होते थे, पेंटिंग्स के लिए बच्चे होते थे। इस तरह से करीब 5 से 6 क्लासेस एक साथ लेती थी जी। और उस एक बैच में करीब 60 से 70 बच्चे होते थे। अच्छा। तो ये बड़े, हाँ, झाबुआ के लिए वो पहली ऐसी क्लासेस थी कि सभी तरह की विधा एक ही छत के नीचे, और मुझे आश्चर्य होता है कि मैं अकेली उन सभी क्लासेस को संभालती थी। जी। क्योंकि एक क्लास को अपने को रियाज दे दिया उस समय। कहना चाहिए कि शिष्य भी बड़े अ, अनुशासित होते थे। आज ये चीज थोड़ी सी विडंबना है कि ये इसमें कमी आई है, लेकिन हाँ, मैं जो काम देती थी बड़ा बड़ी लगन से वो लोग करते थे। ऐसे बारी बारी से अलग अलग कक्षा में मैं अपना वर्क दे के जाती थी और वो लोग बड़े अच्छी तरह से निभा करते थे। और मुझे खुशी है कि आज वो स्टूडेंट्स जो आज से 30 वर्ष पहले मेरे पास सीखे हुए हैं, आज उनके बच्चे और उनके पोते पोती मेरे पास अरे सीखने आते हैं, तो वाह! बड़ी खुशी होती है। जी। आपने संकल्प ग्रुप की स्थापना की, आप उसके अध्यक्ष हैं और संकल्प ग्रुप कई सारी समाज सेवाओं से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए?
जी, इसी तरह से शुरू से एक कहना चाहिए सोशल वर्क के लिए मेरे मन में स्थान बना ही रहता था। और यही मैंने बताया कि जब से शादी के बाद मैंने क्लासेस शुरू की थी तो कई तरह के लोगों से मुलाकात हुई फिर। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो आंखों से उनको कम दिखता था। तो मैंने उन बच्चों को अपनी तरफ से प्रशिक्षित किया, उनको संगीत की शिक्षा दिलवाई। और करीब 3 से 4 बच्चे थे। जी। और इसी दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि हमें कुछ और भी लोग ऐसे हैं जिनकी मदद करते रहना चाहिए। और मुझे खुशी है कि बहुत सकारात्मकता से सभी लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे-अच्छे उसमें हमारे रिजल्ट्स आए हैं। जी। मैम, महिलाओं के लिए आप बहुत सारा काम कर रही हैं, और आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस पर बेटियों और महिलाओं के लिए एक सकारात्मक प्रेरणा देता हुआ कुछ भी कविता लिखना या कोई भी कोटेशन लिखना, और आज तक आप पिछले 2 सालों में 2750 महिलाओं बेटियों पर ये व्हाट्सएप स्टेटस लिख चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये एक बिल्कुल नवाचार है। तो ये नवाचार करने का आपके मन में विचार कैसे आया? अ, ये बड़ी अद्भुत बात है जी। कि जैसे लेखन, कुछ ना कुछ लिखना, इसके पीछे भी मेरी एक मित्र हैं, सुस्मिता आचार्य हैं। तो बचपन में उन्होंने मुझे ये आदत डाली हुई है जी। कि तुम भले 2 लाइन लिखो, तुम में ये चीज है, लेखन की कला तुम में है, तो भले 2 लाइन लिखो, लेकिन रोज लिखो। वो प्रेरणा आज तक मेरे मन में बनी हुई है। और मैं ऐसे शुरुआत की कि अपनी पोती और अपनी बहू के लिए मैं जब कुछ लिखने लगी, तो जब स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कुछ कुछ स्टेटस डालते हैं, कोई साड़ी पहने, कोई अलग अलग मुद्राओं में, सबका अपनी अपनी अभिव्यक्ति होती है, लेकिन मैंने वो माध्यम चुना। जब मैंने वो चीज लिखी तो बहुत सारे लोगों को पसंद आया। जी। संकल्प ग्रुप एक परिवार की तरह है। जब मैंने वो लिखना शुरू किया तो संकल्प ग्रुप की अन्य बहनें और बेटियां बोलने लगी कि क्या हम आपकी बेटी नहीं है। तब मुझे आभास हुआ कि मैं सीमित दायरे में ये नहीं, मुझे इसका विस्तार करना होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ अपना भारत देश ही नहीं, जी। 4 से 5 अन्य देशों में, विदेशों में भी वहां जो स्थापित भारतीय बेटियां हैं, जी। उन्होंने आग्रह कर कर मुझसे स्टेटस लिखवाए हैं। अरे वाह! और सिर्फ निम्न वर्ग ही नहीं, सब ऑफिसर्स लोग हैं, कोई बड़े पद पर हैं महिलाएं, कोई छोटी महिलाएं हैं जो काम करने वाली महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं। इस तरह से आज 3,000 से ऊपर वो स्टेटस मेरे बन गए हैं। और इसकी विशेषता यह है कि जब व्यक्तिगत रूप से हम लिखकर उनको जब देते हैं तो एक प्रबलता आती है विचारों में, सकारात्मकता आती है, और कहते हैं अरे वाह, क्या वास्तव में ये खूबी हम में है। जी। तो जब तारीफ मिलती है तो वो कई गुना आपका साहस बढ़ा देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी आपकी ये श्रृंखला चल रही है, और मैं भी आपके व्हाट्सएप स्टेटस देखती रहती हूँ, तो बहुत जी। अच्छा लगता है हर तरीके का, कभी त्योहार का, कभी मातृत्व का, कभी और किसी और चीज़ का, हर बार आपका एक नया स्टेटस नए शब्दों के साथ में रहता है। मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो करना बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन घर परिवार के दायित्वों में, या कह लीजिए कि अपने ही मन की आत्मशक्ति कम होने की वजह से कर नहीं पाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ऐसी महिलाएं अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकें, ऐसे क्या शब्द कहना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं, हर हर महिलाओं में, हर महिला में गुण होते हैं। जी। और ये हमारा भारतीय देश है, भारत देश है, तो पुरुष प्रधान देश है, ये तो सर्वव्याप्त है। लेकिन महिलाएं जब तक अपनी खूबियां नहीं जानेगी और उसको बाहर नहीं निकालेगी, तब तक वह स्वयंभू नहीं बन सकती। हम मदद करते हैं, लेकिन मदद करने के बाद उनको खुद को भी इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा। तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि जो आपके मन में आता है, जो अच्छा करना आप कर सकती हैं, घर से बाहर निकल कर देखिए, कुछ अच्छा
थोड़ा सा करके देखिए, आपका मनोबल बढ़ेगा, फिर और आगे अच्छा करने की इच्छा होगी। आप में जो योग्यता है, जो चीज छिपी हुई है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जी यही मेरा मैम। संदेश है। मैम सारी बातें हो चुकी है। एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है? आप किस तरीके से अपने सुबह से शाम तक का वक्त निकालती हैं अपने समाज सेवा और पारिवारिक कार्यों के लिए? देखिए, अभी 2 साल तो कोरोना ने काफी कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरा एक नियमित काम है कि सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा घूमने जाना है, थोड़ा योग करना है, उसके बाद अपने घर पर समय देना है, और उसके बाद संगीत शिक्षा के लिए जो बच्चे आते हैं, या ड्राइंग पेंटिंग्स के लिए आते हैं, कला के लिए आते हैं, उनको शिक्षा देना। फिर दोपहर को अपना सोशल वर्क के लिए टाइम देना, थोड़ा बहुत आराम यदि संभव हो तो करना, और नहीं तो भी कोई बात नहीं। और शाम के वक्त फिर मेरी क्लासेस होती है, उसमें मैं संगीत शिक्षा देती हूँ। मुझे संगीत के प्रति ज्यादा रुझान है। अभी एक क्रमबद्ध तरीके से मैं लेखन भी कर रही हूँ, और रात का वक्त मैं अपना लेखन पर देती हूँ। लेखन वैसे सभी तरह का होता है, लेकिन अभी जो मैंने विषय चुना है, वो संगीत के ऊपर चुना है। जी क्योंकि संगीत में गायन के क्षेत्र में बहुत कुछ विधाएं आगे आ गई हैं, लेकिन लेखन जो है, जो शास्त्र है, वह सभी तरफ अभी पूरी तरह से व्याप्त नहीं है। तो जितना हम लिखेंगे, उतना संगीत शिक्षा के प्रति ज्यादा लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए रात के वक्त वो कार्य होता है, और फिर चैन की नींद सोती हूँ। मैम मुझे पूरा यकीन है कि आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी और हम सभी की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपकी ये पुस्तक जल्दी से छपकर आए और जितने भी संगीत प्रेमी लोग हैं वो उस पुस्तक को पढ़ें और सराहें मैम। आपने जी, अपना जी एक एक बात और कहना चाहूंगी। जी हमने संकल्प ग्रुप के माध्यम से कई महिलाओं को भी सहयोग किया है, जी जिसमें बाल विवाह को रोका है। और एक मुख्य संदेश मैं ये देना चाहती हूँ कि जो महिलाएं बिल्कुल असहाय है, जो अपना आर्थिक रूप से बिल्कुल पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं, और यदि वह शारीरिक रूप से, मुख्यतः गर्भाशय के संबंध में यदि उनके ऑपरेशन की जरूरत है, तो हमसे संपर्क करना। क्योंकि इस तरह के 2 ऑपरेशन हम संकल्प ग्रुप की तरफ से करवा चुके हैं अहमदाबाद में, और डॉक्टर चांदनी वाला साहब बहुत अच्छे हैं। तो यदि इस तरह की कोई महिला है जो बिल्कुल भी मतलब कहना चाहिए ना, बिल्कुल जरूरतमंद है, और उन्हें गर्भाशय संबंधी ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो जरूर संपर्क आपसे कर सकते हैं, आपके मार्फत हमसे कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये एक बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हैं और डेफिनेटली यदि कोई भी ऐसा हमारे सामने प्रसंग आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया मैम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सीरीज़ हमारी भी, जैसे आपकी व्हाट्सएप स्टेटस की श्रृंखला चली है, वैसे ही हर 8 तारीख को हम नए नई महिलाओं से हमारे व्यूअर्स को मिलवाते रहेंगे जिनसे ये बहुत अच्छी बातें सीखते रहेंगे। और शुरुआत आपसे हुई है और बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये श्रृंखला भी बहुत आगे तक जाएगी। धन्यवाद आपको वाह, एक बार फिर। बहुत बहुत शुभकामना। खूब उन्नति करो, और आप हमारे रतलाम में ही हैं। खूब आगे बढ़ो, और खूब खुश रहो। थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, ये है हमारी भारती सोनी जी, कितनी हम्बल, कितनी नम्र और कितनी जमीन से जुड़ी हुई। दोस्तों, ऐसी ही महिलाओं की कहानियां हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपका प्यार, आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।